अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अरफात चुगताई लंदन से, और लंदन ही से मेरे साथ शामिल हैं सैयद तस्नीम हैदर शाह। कौन है जो इनके नाम से वाकिफ नहीं है? हम सब लोग जानते हैं, करंट अफेयर्स पे प्रोग्राम करते हैं और बहुत बड़ा इनका एक फैन फॉलोइंग है। ये तो मेरी आई विटनेस है कि हमने देखा है किस तरह से लोग शाह साहब आपको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और डॉक्टर साहब का भी बड़ा एक्सपोजर है कम्युनिटी पे। तो शाह साहब, मैं आज आपसे दो चार बड़े तल्ख लेकिन सच्चे सवाल करना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है कि आज तक, अभी तक हम आपको सुनते आ रहे हैं और आपने कहा कि हमने स्कॉटलैंड यार्ड को कहा है, हमने इनके खिलाफ एप्लीकेशंस दी हैं। मैं मान सकता हूं कि पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान में लॉलेसनेस का मसला है, जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस का मसला है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंग्लैंड की, इंग्लैंड एक नाम है, एक पता चलता है कि यहाँ पे कानून राइज करने के इदारे हैं। तो क्या यहाँ पे भी दो तरह के कानून बसते हैं, एक अमीर के लिए और एक गरीब के लिए? कि गरीब अगर कोई जुर्म करता है तो उसको पकड़ के पाबंद सलासल किया जाता है, लेकिन जब बात आती है नवाज शरीफ साहब की या मरियम साहबा की, तो वो अपनी मर्जी से इम्यूनिटी हासिल है, वो जहां चाहे आ सकते हैं, जा सकते हैं, चाहे वो स्विट्जरलैंड जाएं, चाहे जर्मनी जाएं। तो शाह साहब, आई वांट टू टेक ऑन योर टेक एंड देन आई विल कम बैक टू डॉक्टर अरफात एज वेल कि व्हाट इज हिज टेक। कि आप मुझे बताइए कि आज तक, अभी अभी तक हमारी करंट सिचुएशन है क्या, कि इस केस के ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है? जी शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम कैप्टन महमूद साहब। आप जो पूछ रहे हैं बेसिकली वो अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जी बिल्कुल, मेरा जो यही सवाल। जो आपका सवाल है। देखें, उसमें जितने भी एविडेंस थे वो स्कॉटलैंड यार्ड को दिए। अब आप देख सकते हैं कि जो भी सिचुएशन चली है उसमें नवाज शरीफ या मरियम नवाज, उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आए, क्योंकि जैसे ही उनकी गवर्नमेंट आई, मुसल्लत की उन्होंने पाकिस्तान वाले कौम के ऊपर, तो उन्होंने अपने जो है ना वो केसेस को ख़त्म करने की कोशिश की। और इधर जो सब केसेस अभी देखें, उधर तो उन्होंने ख़त्म कर लिया। अब जो अरशद शरीफ का जो कत्ल के हवाले से जो केस है, वो अभी स्कॉटलैंड यार्ड ने नेक्स्ट मंथ एक इंटरव्यू 14 तारीख को करना है, एक 17 को। तो उसके बाद अभी नवाज शरीफ भी लगता है कि उससे पहले ही, जैसे नजर आ रहा है कि मरियम नवाज भी दुबई पहुंच गया, तो ये भी भागने की तैयारी में है बेसिकली। तो रोलिंग गवर्नमेंट है बेसिकली, इनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हैं, जाहिर है स्टेक होल्डर्स हैं, पूरी गवर्नमेंट इनके साथ है, बैरूनी ताकतें भी इनके साथ मिले हुए हैं। इस तरह जो अपना कतर शतर के लोग भी इनकी हेल्प करते हैं। तो नवाज शरीफ एक मेरे हिसाब से तो ताकतवर इंसान दिखाई देता है, क्योंकि जितना बड़ा केस अरशद शरीफ के हवाले से, एज ए एक्स स्पोक्समैन मैंने इनके ऊपर जाकर स्कॉटलैंड यार्ड के सामने 6 घंटे इंटरव्यू दिया और उनको बोला कि आप इनको गिरफ्तार करके लाएं। तो अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। अब उन्होंने मेरे इंटरव्यू कर। जी डॉक्टर साहब, कट गया था, आवाज आ रही है? जी जी आ रही। जी जी। जी जी। तो उस हवाले से अब आप देखें कि नेक्स्ट मंथ क्या होता है, अगर नवाज शरीफ साहब इससे पहले ही, क्योंकि आप देखें अगर इनके केस पाकिस्तान में वो खत्म कर देते हैं, जैसे कि उन्होंने जो उधर का चीफ जस्टिस फाइज ईसा को 17 सितंबर को उन्होंने उसकी तकर्री की है, और उस हिसाब से अगर ये पहले ही भाग जाते हैं दुबई या कतर की तरफ, तो उसके बाद पाकिस्तान चले जाते हैं, तो इधर जो इंटरव्यूज के बाद इधर तो फिर कोई आदमी भी, मरियम भी भाग गई है, नासिर भट्ट भी भाग गया है, सारे इधर से भाग भाग चुकी हैं, और सिर्फ नवाज शरीफ इधर, अगर नवाज शरीफ ही चला जाता है उसके बाद तो फिर केस ऑलमोस्ट इसी तरह ये वेटिंग लिस्ट में ही है। स्कॉटलैंड यार्ड अब क्या करती है, ना उन्होंने अभी तक कोई केस का डिसीजन किया है, ना ही इनको गिरफ्तार किया है। मेरे इंटरव्यूज कर रहे हैं, मैं तो तैयार हूँ, मैंने उनको बोला जी कि मैं तो अपने मौकफ पर खड़ा हूँ। वो कहते हैं ठीक है, हम दो टेररिज्म वाले जो ऑफिसर हैं आपका दोबारा इंटरव्यू लेना लेना चाहते हैं। तो इस हवाले से जो हमारे सोलिसिटर हैं मेहताब अजीज, उनके ऊपर भी लॉ सोसाइटी वालों ने भी केस किया हुआ है, वो भी उनने भी एविडेंस दिए हैं जी कि ये अपना देख लें। तस्नीम हैदर का इंटरव्यू नेक्स्ट मंथ जो है अपना स्कॉटलैंड यार्ड वाले कर रहे हैं। उस हवाले से जो उन्होंने डेफामेशन का केस किया था वो भी आपको पता खत्म हो गया। तो ये सारी इधर चीजें हैं, जब तक स्कॉटलैंड यार्ड इस केस का डिसीजन नहीं करती उतनी देर तक केस ऐसे ही, आपको पता है जैसे दीवानी केस पाकिस्तान में लटके हुए हैं, इसी तरह जी अरशद जी। शरीफ का केस भी इधर एक तलवार तलवार की तरह इनके सर पर लटका हुआ है। जब तक तस्नीम हैदर जब तक जिंदा है इंशाल्लाह ताला,
इनके ऊपर एक लटकती तलवार है। और इंशाल्लाह जब भी गवाही देनी पड़ी, अगर ये इनको गिरफ्तार करते हैं तो मैं इंशाल्लाह कोर्ट में भी जाकर गवाही देके इनको बाइंड बार करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। जी, जैली क्वेश्चन इसके साथ एक एडिशनल एक जैली क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या चूंकि एक जर्नलिस्ट का कत्ल हुआ है, रादर दैन कि वो कहाँ पे कत्ल हुआ है, उसके सरकमस्टांसिस क्या थे, क्या किसी इंटरनेशनल तंजीम ने, क्या किसी ऐसे इदारे ने जो जर्नलिज्म से मुतल्लिक है, अरशद शरीफ साहब के हवाले से कोई आपसे कंडक्ट किया गया, कोई आपसे रब्ता किया गया, या इस केस के हवाले से आपकी कोई मदद चाहिए किसी ने? देखें जी, इस हवाले से सिर्फ JIT जो पाकिस्तान की, उन्होंने राब्ता किया था और मैंने उनको अपना इंटरव्यूज दे दिया था। मगर आप देख सकते हैं कि उसके बाद जैसे कि चेयरमैन PTI इमरान खान साहब हैं, उन्होंने भी बताया कि जो तस्नीम हैदर ने JIT में इंटरव्यू दिया, इन्होंने वो JIT ख़त्म कर दी ताकि प्रूफ ना मिले, ताकि अरशद शरीफ का कत्ल इनके ऊपर ना पड़ जाए। अब तो आपको पता है, पूरी कौम को भी, ओवरसीज कम्युनिटी को भी, आप देख लें हैदर मेहंदी राजा, अपना मेजर आदिल साहब ने भी कई दफा जिक्र किया है कि यही कातिल हैं। दूसरे लोगों का भी उन्होंने बताया, इनका भी बताया कि ये सब कुछ इन्होंने करवाया। बार बार उन्होंने कौम को बताया, मैंने बार बार बताया, वीडियोस जो मैंने देखी, हर लेकिन चैनल ने इंटरव्यू लेकिन किया, शाह उनको साहब, ये अपना मौकफ बताया। कॉन्क्रीट किस्म के मैं इसको मानता हूं कि ये इल्जामात बहुत सारे हैं, मेजर राजा आदल साहब ने भी लगाए हैं, मेहदी साहब ने भी किए हैं, बहुत सारे लोगों के इल्जामात हैं, लेकिन क्या कोई कॉन्क्रीट किस्म का कोई प्रूफ अभी तक प्रोवाइड किया गया है? और ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपके साथ साथ डॉक्टर अरफात से, कि उनका टेक भी इस पे ले लिया जाए, फिर मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। जी डॉक्टर अरफात साहब। जी। आ, देखिए जी, जहाँ तक मेरा मौकफ है इस पॉइंट के ऊपर, वो ये है कि तहकीकात जो है वो तो हो रही होंगी बैक एंड के ऊपर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि जिस तरह शाह साहब ने भी जिक्र किया है कि ये बहुत स्ट्रांग लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को जकड़ के रखा हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि इनके लिए बहुत ज्यादा ये जो जाल बिछाया गया है ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस की तरफ से या इस केस के हवाले से, कि इनको पकड़ा जा सके, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने जिस तरह पाकिस्तान में जितने भी अदारे हैं उनके जो सरबराहान है वो उनको इन्होंने अपने हाथ में मुट्ठी में रखा हुआ है। और इसी वजह से जितने भी इदारे हैं इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज आप देखें कि इतने मुझे मुझे शर्म आ रही थी कि पाकिस्तान में हम रूल ऑफ लॉ की बात को जब उसको प्रोमिनेंट करते हैं, तो अब वो दुख होता है और खून के आंसू रोने को दिल करता है कि एक बंदे को, गलत है या सही ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर वो कानून ठीक था और उस कानून की वजह से आपने एक 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर को ताहयात नाअहल करार दिया है, अब आप कह रहे हो क्योंकि नैब के अंदर नए कवानीन आए हैं और उस कवानीन के मुताबिक जो नाअहली थी वो खत्म हो गई है, तो आप ये समझ नहीं रहे हैं कि ये इशारा किसकी तरफ जा रहा है? ये शौकत तरीन की तरफ भी जा रहा है। आप ये देखिएगा कि चंद दिनों में ये वाली रिपोर्ट भी आप और मैं सुनेंगे टीवी चैनल के ऊपर कि शौकत तरीन भी की नाअहली भी खत्म हो गई है, अलीम खान की नाअहली भी खत्म, जहांगीर तरीन, जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन, सॉरी जहांगीर तरीन की, जहांगीर। जो शुगर माफिया का किंग है, उसकी भी नाअहली खत्म हो गई है। अब आप मुझे ये बताएं कि किधर है फिर लॉ, किधर है कानून? अब मेरे आप जैसा बंदा पाकिस्तान में अगर कोई सोचेगा इन्वेस्टमेंट करने की, तो 1000 दफा सोचेगा कि यार मैं किस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करूं, किस कंट्री में जाऊं। अगर वो मेरा कंट्री है तो वो मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? आपके ये ख्वाजा आसिफ जो है, ये आसिफ साहब। ये ओवरसीज पाकिस्तानी के बारे में क्या बोलते हैं? आप ये देखें कि जितने भी ये कॉमेडी शोज हैं पाकिस्तान में, उस कॉमेडी शोज के अंदर जितने भी इन्होंने जो कॉमेडियन बैठाए होते हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तान को जब देखते हैं तो उसको इंसल्ट कर देते हैं, बेइज्जत कर देते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर। तो ये सारी चीजें जो है ये टेक्निकली क्या कर रही हैं? ये हम यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि किसी दिन एक दिन ये ख्वाब है कि पाकिस्तान इस जैसा कंट्री बनेगा या इससे भी बेटर बनेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उसके लिए कभी कोई जगह या मौसम बुरा नहीं होता। ये मैं आपको बता दूं, जगह या मौसम कोई बुरा नहीं होता, वहां का सिस्टम और वहां के लोग करप्ट होते हैं। जगह और बिल्कुल। मौसम है। आप ये देखें, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कनाडा में इतना वेदर खराब होता है कि मेरे और आप जैसा बंदा शायद वहां पे लाइफ भी ना गुजार सके। लेकिन आप वो देखें कि उन उन लोगों की उनकी तरक्की का राज देखें, वो नहीं देखते कि वेदर क्या है, सिर्फ क्या है कि दे जस्ट क्रिएटेड अ सिस्टम और एवरी सिंगल पर्सन जस्ट फॉलो द सिस्टम। और कोई बंदा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, उनका जो लॉ है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसको उतार के बाहर फेंक देता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो ये नहीं देखते
कि ये आदमी जो है इसकी तो अचीवमेंट्स बहुत है, और या तो इसने कोई डेजिग्नेशन ऐसा लिया हुआ है जिसकी वजह से ये जनाब बिल्कुल एग्जाम्ड है कानून से। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजों को जब आप एक 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 जिस तरह दरिया कूजे में बंद करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारा का सारा पूरे का पूरा निज़ाम बदलने की जरूरत है। और इसके अंदर बेशुमार इदारे हैं, क्योंकि जब हम इदारों की बात करते हैं तो लोगों का जहन जो है कहीं और जाता है। इसमें बेशुमार इदारे हैं, वो इदारों को ठीक करने का टाइम है। उन लोगों को जो गंदी मछलियां, जो जो बैड फिशेज हैं सिस्टम के अंदर, उनको बाहर निकालने का जो है वो सद्देबाब करना चाहिए। अगर वो ये सारा इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगले 5 साल के बाद भी अल्लाह पाक जिंदगी सेहत दे हम सबको, हम यही बातें कर रहे होंगे कि यार किस दिन ऐसा कोई दिन आएगा कि जिधर हम ये बैठ के बात कर सकें कि पाकिस्तान भी एक कंट्री है, और पाकिस्तान भी ऐसा कंट्री है जहाँ पे बेशुमार अचीवमेंट्स हैं और लोगों ने चीजें अचीव की। जी। तो डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल यहाँ पे, एक जिस तरह मैंने एक जली सवाल तस्नीम शाह साहब से पूछा, दोनों से, आप दोनों से मेरा सवाल है कि जब हम बात करते हैं इदारों की या हम ऑर्डर्स की बात करते हैं, तो हमारे जो इदारे हैं, जिस तरह हम एक आर्मी का एक इदारा है, उसमें एक चेन ऑफ कमांड है। जैसे आपको ऊपर से ऑर्डर आता है, आपने उसको फॉलो करना होता है। तो मेरा सवाल ये है कि कहीं पे एक तरफ जो निशाने हैदर दिया जा रहा है ऑर्डर डिसओबे करने का, क्योंकि जहाज को इंडिया ले जाने का, लेकिन जो जूनियर पायलट ऑफिसर था, जो कि ट्रेनिंग पायलट ऑफिसर, जिसका नाम राशिद मिन्हास है, उसने ऑर्डर को ओबे करने से इनकार कर दिया और उसके बदले उसे निशाने हैदर दिया गया। लेकिन आज जब आप देखते हैं कि आप ओवरसीज होते हुए आपको डर लगता है कि अगर हमने कोई बात की तो कहीं पे हमारी फैमिलीज में बाकी लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो जाएं, तो क्या अब हर किसी को, ये शाह साहब से और आपसे दोनों से सवाल है कि क्या अब हर शख्स को जो कि पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी है, उसको प्रूफ करने के लिए कि वो गद्दार वतन नहीं है, उसके क्या करना पड़ेगा? उसको ये क्या समझाना पड़ेगा? क्या जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी है, क्या उनके पास ग्राउंड नॉलेज का लेवल नहीं है? क्या उनको नहीं पता कि पाकिस्तान में जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या उनको नहीं पता कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशंस हैं? तो मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ये है कि क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में जो चीफ चीफ जस्टिस अभी उमर अता बंदियाल जा रहे हैं और फाइज ईसा आ रहे हैं, तो वो ऑलरेडी अपनी साइड शो कर चुके हैं। ही वॉज इन द पार्लियामेंट। आप मुझे बताएं कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में जाते हैं, लेकिन अगर वहां पे भी आपको इंसाफ मुयसर ना हो या आपको डाउट हो, तो आप कहाँ जाएंगे? जी, आपकी टेक। जी शाह जी साहब। कैप्टन कैप्टन मूसा, बात ऐसे है कि आपने भी आर्मी में टाइम काफी सर्व किया, आपको पता है कि उधर ऑर्डर इज ऑर्डर। जैसे कि अभी आप देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसम मनीर साहब हैं, जो भी ऑर्डर देते हैं वो उनको पूरा करना पड़ता है, चाहे आर्मी के अंदर इख्तलाफात हों या ना हो। जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है, जो कुछ वो कहता है वो होता है। बाजवा आया था, वो भी जैसे कहता था वैसे होता था। परवेज मुशर्रफ था, वो भी वैसे ही था। अयूब खान था, वैसे ही था। ये तो इसी तरह आर्मी का तो सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट का तो ऐसे ही चलता रहेगा। जिस पार्टी को ये चाहे बरसर इक्तदार ले आएंगे, जिसको चाहे ये नहीं लाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। आप देख लें पीटीआई का कैसे इन्होंने दिवालिया निकाला, कि ये कहते हैं कि हम किसी को खड़ा भी नहीं होने देंगे। जमहूरी पार्टी जो सबसे पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है, उसको विद इन 2-3 मंथ इन्होंने देखें कैसे खत्म किया। अब इमरान खान साहब तो खड़े हैं, बेसिकली शौर जो है कौम को, पाकिस्तान को, ओवरसीज कम्युनिटी को, वो इमरान खान साहब ने दिया। उन्होंने बताया कि आपकी वोट की क्या कदर है। पैसा आईएमएफ किसे कहते हैं, पैसा किधर से आता है, ये पैसा कैसे लेते हैं, इन्होंने कैसे जो है अपना बिजनेसेस किए हुए हैं, और गरीब आवाम का ये जो लहू निचोड़ रहे हैं। ये सारी चीजें, एक शौर आ गया, कौम में शौर आ गया, आवाम में आ गया। अगर आप इनको जितना भी दबाएंगे, जितना भी इनको मारेंगे, जुल्म करेंगे, कितनी देर कर लेंगे, 1 साल 2 साल, अवाम पीछे हटने वाली नहीं। आपको पता है कि सारे लोग भागे हैं, मगर कौम अभी भी, आप देखें ओवरसीज कम्युनिटी सारी इमरान खान के साथ खड़ी है, कोई भी पीडीएम के साथ नहीं खड़ी। नवाज शरीफ, ये सब गवर्नमेंटें जो मुसलत कर रहे हैं जबरदस्ती पाकिस्तान की कौम के ऊपर। अब आप देखें कि जो इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी इन्होंने बनाई है, वो सारे अभी इधर है। जंगीर तरीन, अउन चौधरी, वो इधर क्या कर रहे हैं? जो इन्होंने गवाह तैयार किए हैं फैसल वाडा अपना फयाजुल हसन चौहान के, किसी तरीके से भी आर्मी एक्ट की कोर्ट में इमरान खान साहब का केस लगाकर, यही जो उनके मिनिस्टर थे इनकी गवाही दिलवा कर खान साहब को बिहाइंड बार किया जाए। जो इनकी अभी लास्ट 2 मीटिंग हो चुकी हैं,
नवाज शरीफ की एवनफील्ड हाउस में और हसन नवाज ऑफिस में जहांगीर तरीन के साथ, अवन चौधरी के साथ, और जूम मीटिंग पर इन्होंने फयाजुल हसन चौहान और फैसल वाडा को भी लिया, जिस पर फैसल वाडा को पता था कि इमरान खान पर अटैक होने वाला है। अभी भी नवाज शरीफ ने उनको यही बोला है कि किसी तरीके से भी आप इसको रास्ते से हटाएं या इसको जेल के अंदर डालें ताकि मेरा रास्ता साफ हो। फिर इन्होंने ये कत्ल करवाने इन्होंने बांधने किए। अभी दोबारा इन्होंने जो प्लानिंग की है उसमें इन्होंने दोबारा नवाज शरीफ ने इन्होंने इशारा दिया कि इमरान खान को कत्ल किया जाए, इसको रास्ते से हटाया जाए, और ये लगे हुए अपना जोर दिखा रहे हैं। अभी भी इमरान खान साहब की जान को बहुत ज्यादा खतरा है। मैं आपको बताऊं, ये मुझे जो इधर दो मीटिंग हुई मुझे पता चल चुका है कि इसमें इनकी आपस में क्या गुफ्तगू हुई है, क्योंकि मैं इनका स्पोक्स पर्सन रहा हूँ। मुझे सारे लिंक्स के जरिए पता चल जाता है कि अंदर हो क्या रहा है। अंदर यही हो रहा है कि इमरान खान को कत्ल करें और इसको रास्ते से हटाएं। अब आते हैं चीफ अपना सुप्रीम कोर्ट के हैं उमर अताब बंदियाल साहब। उमर अताब बंदियाल साहब ने देखें कि रात को 12:30 बजे कोर्ट्स को खोलकर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को खत्म किया। उसके बाद पूरी कौम उनके साथ खड़ी हुई कि ये कोई अच्छा फैसला देंगे। तारीख पे तारीख फैसला नहीं दे रहे, ठीक है। ये भी मुझे तो ऐसे ही लगता है जैसे रॉन्ग नंबर है। अब ऊपर से 17 सितंबर को जो फायज ईसा है, जो गदारे वतन, एक जो वकला चैम्बर से नवाज शरीफ ने पुराने दौर में उठाकर उसको जस्टिस बनाया, उसको ये चीफ ऑफ अपना सुप्रीम कोर्ट बना रहे हैं। तो बहुत बड़ा उसके बाद इल्जाम लगा उसके रहे हैं, आपने गद्दार है वतन कह दी है, तो मैं सर ये बिल्कुल आप इनकी इसको हिस्ट्री निकालें, इसके अपना ये गोरे इनको अफगानिस्तान से लाए थे, और इन्होंने आप देखें पुराने दौर में इन्होंने जो उनके साथ बिजनेस किया था, जितना पैसा था, कोई इन्होंने 40 करोड़ में उस वक्त फैक्ट्री बेच कर ये उधर से भागे थे, और वो बैंक भी तबाह हो गया। और ये इसी तरह की इनकी हिस्ट्री है जो मुझे पता है इन सब का। अब जब वो चीफ ऑफ अभी वो बने भी नहीं, और उन्होंने पहले ही कह दिया कि नवाज शरीफ पर जो मुकदमात हैं वो गलत है, मैंने वो ठीक करने हैं। नवाज शरीफ तो उन्होंने पहले बरी कर दिया। अभी तो 17 सितंबर को उनकी तकर्री हुई है, अभी उन्होंने शुरू भी नहीं किया काम पहले ही। अभी देखें जो 9 रुकनी बेंच बना, उधर से ये दो भाग गए। इन्हें बोला कि हम इस बेंच को बेंच ही नहीं मानते, इनके फैसले को हम फैसला ही नहीं मानते, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह होता है कि कौम के साथ गद्दारी आप करती हैं। पूरी ओवरसीज कम्युनिटी की आंखें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी, पूरी कौम देख रही थी कि आज 9 रुकनी बेंच क्या फैसला देता है, जिस पर चौधरी एतजाज हसन, सरदार लतीफ खोसा ने बड़ी मिन्नतें समझते की कि आप ये फैसला करें कि सिविलियन को आप किस एक्ट के तहत आर्मी कोर्ट्स में ले जाकर उनको सजाएं दिलवाते हैं। इस पर फैसला देने ही फैसला दिया इन्होंने। उमर अताब बंदयाल भी बेसिकली अभी वो कमजोर हो चुका है, डरा हुआ है। उसकी जो पावर है पार्लियामेंट में, जो इन्होंने नई तरमीम बनाई है, उसमें कमजोर हो चुकी है। अभी वो भी चाहता है किसी तरीके से 17 सितंबर तक मैं इसी तरह ही बस बॉलिंग करवाता रहूं और मैं इधर से अपना घर चला जाऊं। उसको भी डेफिनेटली इन्होंने डराया हुआ है। उसके बाद अपना फायजिस आएगा और वो अपने फैसले देने शुरू कर देगा, और ये दोबारा उधर मुसलत हो जाएंगे। उधर जब अपना शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी कि अपना नवाज शरीफ वो प्राइम मिनिस्टर आएंगे, तो उधर बिलावल भुट्टो जरदारी भी कहता है जी कि प्राइम मिनिस्टर अगली बारी मेरी है। तो जरदारी जो है यारों का यार है, उसने बोला कि आपने कॉन्ट्रैक्ट मेरा और आपका हुआ है, मुझे प्राइम मिनिस्टर आना है, नवाज शरीफ नहीं आ सकता। इसी बहाने से आप देखिए आसिफ अली जरदारी जो है वो बिलावल भुट्टो अपना बिलावल हाउस लाहौर पहुंचते हैं, और चौधरी एतजाज हसन को भी वो एक किस्म की मिस कॉल देते हैं। अगर मिसाक जमहूरियत पर इमरान खान साहब साइन कर देते हैं, तो हो सकता है कि अगर नवाज शरीफ के साथ इनकी लड़ाई हो जाती है तो वो इमरान खान का भी हिस्सा बन सकते हैं। उन्होंने बोला कि मैंने तो एक दफा भी नहीं बोला कि ये दहशतगर्द पार्टी है, ये तो एक सियासी पार्टी है। ये आसिफ अली जरदारी साहब के जो वर्डिंग है जो पूरी कौम जानती है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर पीटीआई को कोई दहशतगर्द जमात कहता है तो वो सिर्फ सिर्फ अपना नवाज शरीफ पीएमएलएन वाले कहते हैं, दूसरी कोई जमात भी नहीं कहती। या आप देखेंगे स्टैब्लिशमेंट में जो अपना जनरल आसम मुनीर साहब हैं, वो अपनी कुछ जाती अपना जो अनाद की वजह से मुखालफत कर रहे हैं। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि उनको शायद या तो उनको कानून का नहीं पता है, जैसे कि चौधरी तजाजा साहब आसन साहब फरमा रहे हैं, उनको ना तो कानून का वो पता है ना ला का, कोई जाकर उनको बताए कि आइन क्या कहता है। अब वो किसी आइन को नहीं मानते। कल को क्या होगा जब ये इनकी जो सर्विस है खत्म हो जाएगी, तो यही आइन और कानून इनको पकड़कर अंदर कर देगा, इन पर आर्टिकल 6 लगाकर। फिर ये जब अंदर बंद हो जाएंगे, फिर ये जनाब तरले वास्ते करेंगे रेल शरीफ के आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुझे जनाब किसी तरीके से इधर से छुड़वाएं। फिर वही मुशर्रफ वाला दौर चलेगा जी, इनको रास्ता देते हैं
तो ये भी फिर सऊदी अरब या बेल्जियम या ऑस्ट्रेलिया की तरफ भाग जाएंगे। ये सारी सूरत हाल जा रही है जो बड़ी खतरनाक है, और अवाम इसमें पिस चुकी है। साकडार सहाफियों को थप्पड़ मार रहा है, मईशत का बुरा हाल है, कुछ इनको समझ नहीं आ रही हुकूमत को कैसे चलाना है। लोग कश्तियों में डूब रहे हैं, क्यों डूब रहे हैं? इनकी वजह से। उन 750 आदमियों के कातल असाक डार, नवाज शरीफ और मरियम नवाज हैं, जिन्होंने मुशत का बुरा हाल किया और खुद दुबई में बैठकर ये मौजे कर रहे हैं सारे। इधर इन्होंने चर्चिल होटल खरीदे हैं, नवाज शरीफ एवनफील्ड में बैठा है, पैसा इनके पास सारा लूट लूट कर ला रहे हैं। जो भी आप देखिए कोई कॉन्फ्रेंस होती है उधर शहबाज शरीफ का यही होता है जी कि मुझे पैसा दे दे, मुझे पैसा दे दे। वो पैसा देते हैं ये लेकर। अभी भी देखें एवनफील्ड में वो जो पैसा उन्होंने दिया था वो लेके इधर पहुंच गया। रोशन बैंक का सारा इमरान खान का पैसा निकाल कर वो भी इधर ले आए। अब ये कहते हैं चाइना ने 1 मिलियन दिया, वो मिलियन किधर है? वो भी लेके इधर पहुंच गए। ये तो खुद ही खा रहे हैं। ये तो सिर्फ उनके आगे बोलते हैं जी हमें सैलाब है जी, जलजले हैं जी, फलां है ठीक है, हमें पैसा दें। गोरे बेचारे आपको पता है ये सोचते हैं कि शायद ये कौम की खिदमत करेंगे, ये खुद लूट रहे हैं और पैसा उठाकर इधर ले आते हैं। मोशत का देख लें, उसी तरह ही हाल है। आपने देख लिया कि पौंड का क्या, स्टर्लिंग पौंड का क्या रेट था कल, 364। ये तो हालत बन चुकी है जी पाकिस्तान की, अल्लाह माफी दे। जी मेरा जो डॉक्टर अरफात साहब से मेरा सवाल जो किया था, आर यू देयर डॉक्टर जी साहब? जी 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 बिल्कुल, मैं आई कैन। जी, सवाल के क्या हर किसी को, सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्या हर किसी को अब क्या करना पड़ेगा मुहिब्बे वतन होने के लिए, बताने के लिए कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है? इसके लिए क्या क्राइटेरिया है इस वक्त, क्या क्राइटेरिया जो हम किसी को बताएं कि अब पाकिस्तानियों को बताने के लिए कि हम पाकिस्तानी हैं, जो हम ओवरसीज पैसा भेजते हैं, जो हम वहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो लोग अपने, अब ख्वाजा आसिफ से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? देखिए जी, इसका जो शॉर्टकट आंसर है उसका तो शॉर्टकट आंसर सिंपल सा है, दो हरफी। पहला हर्फ है यस बॉस, और दूसरा है कि यू द बेस्ट। अगर हम यस बॉस और सल्यूट करेंगे और यू द बेस्ट कहेंगे तो मेरे ख्याल से आप मुहब्बे वतन हैं, आपसे बड़ा कोई भी पाकिस्तान का प्यारा नहीं है। और जहाँ पे आप तरदीद करेंगे, जहाँ पे आप थोड़ी तनकीद करेंगे, जहाँ पे आप क्रिटिसिज्म करेंगे, जहाँ पे आप कोई ना कोई नुक्ता उठाएंगे, जहाँ पे आप किसी को कहेंगे कि ये गलत है, ये सही है, तो उस वक्त फिर आपके ऊपर शक होना शुरू हो जाए। ये तो बड़ी सिंपल सी डिस्क्रिप्शन है आपके आपके क्वेश्चन की। लेकिन इसको हम जरा थोड़ा फर्दर अगर डिटेल से डीप लेके चलें, तो जिस तरह शाह साहब अभी बात कर रहे थे कि टेक्निकली एक रियासत के कुछ पिलर्स होते हैं। एक पिलर स्टैब्लिशमेंट है, दूसरी अदलिया है, तीसरा आपकी सहाफत है, और चौथी आपकी ब्यूरोक्रेसी है। ये सारे पिलर मिल के रियासत को चलाते हैं। अब स्टेट बनती है, बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि अगर ये सारे के सारे एक पेज के ऊपर अगर नहीं होंगे तो ये कभी भी ये रियासत का पहिया नहीं चल सकता है, ये गाड़ी नहीं चल सकती तरक्की नहीं है। कर सकते। ये एग्री। गाड़ी ये गाड़ी इस टाइम अनफॉर्चुनेटली रुकी हुई नहीं है। रियासत, ये पाकिस्तान की रियासत की गाड़ी इस टाइम रुकी हुई नहीं है, ये बैक गियर लगा हुआ है। ये हम पीछे जा रहे हैं। अगर हम रुके भी हों तो हम ये कह सकते हैं कि लेट्स वेट फॉर द बेस्ट ड्राइवर, ताकि ये गाड़ी जो है आगे की तरफ चले। ये रुकी हुई नहीं है, ये बैक गियर की तरफ लगी है। और अनफॉर्चुनेटली ये बैक गियर भी आपका बहुत स्पीड से लगा हुआ है। इसका जो भी ड्राइवर है, इसका जो भी ऑपरेटर है, वो इसको बैकवर्ड बहुत तेज चला रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोग दुनिया में इस टाइम 2023 में हैं, हम इस टाइम 2013 से भी पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो कंट्री जिसकी इकोनॉमी 2013 में उस लेवल पे थी, आज पाकिस्तान की भी उस लेवल पे नहीं है। अगर आप इसका जीडीपी देखें, आप वो पर इंडिविजुअल अगर आप इसका रेट निकालें पाकिस्तान में, हम बहुत नीचे हैं। ये सिर्फ ला कानूनियत की बात नहीं हो रही, ये इकोनॉमिकली बात नहीं हो रही। इस टाइम पाकिस्तान का एजुकेशन लिटरेसी रेट बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। पाकिस्तान का जो इस टाइम जो क्रीम पॉपुलेशन थी वो 10 लाख से ब्रेन ज्यादा। दस ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आपका मतलब ब्रेन ड्रेन। या जो 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 टॉप ऑफ द टॉप जो एजुकेटेड लोग थे, 10 लाख से ज्यादा लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। वो दे आर नॉट एबल टू वेट इवन कि हम यूरोप में या बर्तानिया में या अमेरिका कनाडा जाए। वो कह रहे हैं अगर हमें दुबई में भी जगह मिलती है हम दुबई में चले। मेरी हमारी एक फैमिली है, उन्होंने अपना हर चीज बेच बूझ के वो वापस दुबई आ गए हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारी
हमारी सिस्टर्स जो है उनकी शादियां हमने दुबई में की थी, और हम इतने ज्यादा कामयाब बिजनेसमैन थे। आज 13-14 महीने में पाकिस्तान की वो हालत हो गई है, हमने अपना सारा ओने बोने हर चीज बेची है और दुबई सेटल हो गए हैं जाके। अभी उनको ये नहीं पता कि वो दुबई में जाके काम क्या करेंगे, उनको जॉब मिलेगी कि नहीं, उनको सेट, वो कह रहे हैं कुछ भी कर लेंगे, लेकिन दुबई के अंदर वर्स कंडीशन भी आएगी ना तो हम पाकिस्तान से मच बेटर हों। ये जो सूरत हाल है, ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। ये सूरत हाल मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं थी देखी, जो इस टाइम पाकिस्तान में होना शुरू हो गया है। अब आप देखें कि जो जो एजुकेटेड लोग हैं, जब वही सारे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में रह कौन जाएगा, क्रैप रह जाएगा। तो क्रैप जो है वो कैसे ये दुनिया का मुकाबला करेंगे, स्पेशली हमारा जो कंपटीटर है इंडिया, कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे आप मुकाबला डॉक्टर साहब, जी जी। जी मेरा एक शाह साहब आपकी, एक सॉरी, कैप्टन साहब। आपसे आपसे मैं कंटिन्यू करता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि मुमलकत खुदादान पाकिस्तान के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमें कोई सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए। हमें अपना मुहिब वतन होने के लिए आज जो सिचुएशन है, आज जो हालात हैं, वो इस कदर दगरगू हो चुके हैं कि आप अंदाजा लगाइए कि एक मिलिट्री, साबका मिलिट्री ऑफिसर, वो दूसरे एक ऑफिसर से पूछता है या उससे बात करते हुए कहता है कि क्या तुम पाकिस्तान आर्मी के साथ, पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं हो। तो जब इस किस्म के सवालात पूछे जाएं तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि मोरालिटी, आपको इखलाकियात की गिरावट का अंदाजा होता है। आपको पता चलता है, अभी जो शाह साहब ने जिक्र किया और उन्होंने बताया अपना कि जितने भी ये हमारे जो एक वक्त आया था कि हमें थोड़ी ऑनर फील हुई थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज इमरान खान, तो हम एक ऑनर से ओवरसीज पाकिस्तानी बात करते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप किस पार्टी से आपका ताल्लुक है, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, मुस्लिम लीग नूज से हैं, आप पीएमएलएन से हैं, किसी भी पार्टी से हैं, या पीटीआई से हैं, या नई इस्तेहकाम पार्टी, जिसको आई डोंट नो, आप शाह साहब फरमा रहे थे कि ये शाह साहब क्या नाम है इसका, पाकिस्तान इस्तकलाल पार्टी के इस्तेहकाम पार्टी, इस्तेकाम पार्टी पाकिस्तान, इस्तेकाम इस्तेहकाम पार्टी। पाकिस्तान पार्टी या इस्तेमाल पाकिस्तान पार्टी, वट एवर पीपल दे आर सेइंग, हम उससे हट के बात करते हैं कि सबका पाकिस्तान है, तो सभी इसके जो है ना इसे मुहिब वतन मुर्दा पाकिस्तान। पार्टी भी कहते हैं, मुर्दा पार्टी भी है ये। जी, बहुत सारी अभी न्यूज में मैं देख रहा था, कुछ लोटों का उन्होंने ट्रेल लगा के कहा था ये पार्टी है। जी क्वेश्चन ये था कि शाह साहब अब इसको समअप करते हैं, हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि आपकी लास्ट टेक हो जाए कि इस वक्त इसका हल आपकी नजर में क्या है, क्योंकि हम कोई भी डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास तो आर्गूमेंट्स बहुत होते हैं लेकिन हल नहीं होता। तो शाह साहब, मैं वन लाइनर में आपका हल चाहता हूं कि आप क्या समझते हैं, इसका हल क्या है। देखिए जी, इसका हल आप देखें कि जब तक ये जो जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, जिसमें आप मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, लेकिन तातारड़ मरीम के नवाज जो, पार्लियामेंटेरियन नहीं है, शी इज नॉट अ नहीं, पार्लियामेंटेरियन। मगर वो अपनी पार्टी को लीड तो कर रही है, आपको पता है। बेसिकली तो आप देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ है, मगर सारे काम तो ये कर रही है। वो तो बराए नाम उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है। जो कत्लों का सिलसिला इन्होंने जारी किया हुआ है, जो कत्लो गारत ये करवा रहे हैं आपके सामने, अरशद शरीफ से लेकर डॉक्टर रिजवान, अब्दुल रजाक, फिर सरदार लतीफ खोसा पर, फिर उसके बाद ये जो वकील साहब आए हैं, अजहर सदीक साहब, इन सब पर जो हमले हैं, बेसिकली तो ये सब ही करवाते हैं। क्योंकि तारड़ जब बोलता है जी वो जी अब्दुल रजाक कत्ल हो गया है, इमरान खान पर पर्चा दे दें, तो बिल्कुल वो तो बिल्कुल। इसका मतलब तो ये है कि ये मरियम नवाज है ना उनके पीछे, इधर नवाज शरीफ है। तो ये तो रोज प्लानिंग करते हैं और उसके बाद लोगों के ऊपर ये हमले करवाते हैं। लोगों की माओ बहनों बेटियों को देखें, उन्होंने जेलों में बंद किया हुआ है, अपने पर्सनल गुस्से निकाल रहे हैं। जैसे आप देखें कि सनम जो है, तैयबा राजा, खतीजा शाह, अभी तक वो अंदर है, उनकी उनको बेलें भी नहीं दे रहे। वही अपने पर्सनल जो है ना, वो उनके ऊपर गुस्सा निकाल रही है मरियम नवाज बेसिकली। और वो भी ये कहती हैं कि इसने पॉलिटिकली इसने अपना सबको ये यूज कर रही है, और उनको कहती है इनको सख्त सजाएं दें क्या अपना। साहब, बात ठीक है, इसका हल मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसका हल क्या है। इसका हल बस फिर इनकलाब ही है, जो अपना इमरान खान साहब कहते हैं, जैसे खमीनी लाया था। और तो कोई हल नहीं, क्योंकि आयन और कानून तो है नहीं, उधर ला कानूनियत हो गई है। जब आपका वो कहते हैं ना, सिपा सलार रियासत से भारी हो जाता है, जुल्म करता है, तो फिर आपको पता है जुल्म का जो निज़ाम है वो नहीं चल सकता, कुफर का चल सकता है। तो अभी जुल्म का चल रहा है, और देखना कि ये कितनी देर तक जुल्म का निज़ाम चलता है। तो कुफर का तो आप देखें, इधर ईसाइयों की कंट्री है, वो कितने रिस्पेक्ट देते हैं मुसलमानों को। आप इधर पीस ऑफ प्रोटेस्ट भी करते हैं, कोई पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर आप वो पीटीआई का नाम लें, इमरान खान का नाम लें, तो वो आपको उठाने आ जाते हैं। तो ये तो जी, इस्लामी ये शाह जमहूरिया साहब फरमा पाकिस्तान रहे का हैं कि ये ये हाल है। रेवोल्यूशन है,
शाह साहब फरमा रहे हैं कि जी रेवोल्यूशन सिर्फ इनकलाब एक इसका वाहद इनकलाब हल है। चाहिए। तो डॉक्टर अरफात साहब आपकी क्या टेक है? लास्ट बिट चाहूंगा आपसे, देखिए जी, क्योंकि अगर आई तो हम जस्ट वांट के। सोल्यूशन की बात करें, इसको एक दिन में तो कोई सोल्यूशन ऐसे नहीं आएगा। इसके लिए तो पूरी कौम को तैयारी करनी पड़ेगी। और चले अल्लाह ना करे कि हम हुनी इनकलाब की तरफ जाएं, उसको सोल्यूशन समझें। लेकिन इसका बड़ा पढ़ा लिखा सोल्यूशन भी आ सकता है कि अगर हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि मैं इस रियासत का इज जस्ट अ लिटिल पार्ट ऑफ द होल सिस्टम। लेकिन आई एम नॉट हेयर टू मैनिपुलेट द सिस्टम, आई एम हेयर टू बेसिकली यूज द सिस्टम एंड help other people to basically डेवलप take दिस। them to the next level। अदरवाइज तो ये इसको आसान अल्फाज में अगर हम देखें तो हर बंदे को अपनी मैं से बाहर निकलना पड़ेगा और उसको मुल्क का सोचना पड़ेगा और आने वाली 7 8 10 नस्लों के बारे में सोचना पड़ेगा। और उसको ये 100% अपने अंदर एक माइंडसेट करना पड़ेगा कि मुझे नहीं पता कि मैं अगले 10 साल भी पार्लियामेंट का हिस्सा रहूंगा या मशीनरी का हिस्सा रहूंगा या किसी इदारे का हिस्सा रहूंगा। उसको ये होना चाहिए कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ, क्या ये मेरी नस्ल के लिए, मेरी आने वाली जनरेशन के लिए फायदेमंद है कि नहीं। वो ये ना देखे छोटी वक्ती तौर के फायदे के लिए कि मेरा खानदान, मैं या मेरे अबाओ अजदाद जो हैं वो सिर्फ इससे मुस्तफीद हो जाए, बाकी जाए बाहर में। यानी कि सेल्फिशनेस बाहर निकालनी पड़ेगी और सिंसियरिटी के साथ काम जी। करना पड़ेगा। अगर तो हलूस नीयत है तो मेरा ख्याल है कि ये इंशाअल्लाह ताला कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान जो है वो अपना एक मुकाम बना लेगा। और पाकिस्तान में रिफॉर्म करने की बहुत ज़रूरत है। इसमें टूरिज्म का जो एक जो स्टार्ट किया था जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने, हम सब ने शुरू किया था, बिल्कुल वो बिल्कुल। वो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान को तो अट्रैक्ट करने के लिए, स्पेशली ये फॉरेनर्स को, ताकि वो पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में जब वो आके अपने डॉलर खर्च करेंगे तो उससे पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर जाएगी। लेकिन अगेन कंक्लूजन उससे मैं पहले सिर्फ डॉक्टर साहब मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। मैं चाहूंगा क्योंकि प्रोग्राम को हम वाइंड अप करने चाह रहे हैं, लास्ट एक कपल ऑफ जो कमेंट्स मैं करना चाहता हूँ। एक तो जिस तरह शाह साहब, सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फरमाया कि जी सिर्फ इसका सोल्यूशन जो हम समझते हैं वो रेवोल्यूशन है। और डॉक्टर फाज साहब ने इसको एलेबोरेट किया कि मोर इसको इस तरह कर सकते हैं कि हम अपने सिस्टम को डेवलप करें और वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ कमियां हैं उसको ठीक करें, और जहाँ जहाँ पे सिस्टम में कोई बंदा भी इफेक्टिवली काम कर सकता है उसको करना चाहिए। तो मैं आखिरी वर्ड्स ये बोलूंगा कि 7 संदूकों में भर के दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भर के दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। तो इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरफात साहब और सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब टू बी ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। महमूद इकबाल को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।